हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज न्यू टॉपिक। जय माता दी। आज का टॉपिक है बाजार का अर्थ एवं वर्गीकरण, जिसका विस्तार से आज हम लोग अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था स्थान के अनुसार बाजार के प्रकार। आज हम लोग समय के अनुसार बाजार के प्रकार को देखेंगे। तो समय के अनुसार बाजार को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है दैनिक बाजार, दूसरा अल्पकालीन बाजार, तीसरा दीर्घकालीन बाजार और चौथा अति दीर्घकालीन बाजार। तो इसका एक एक करके सबका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। दीर्घकालीन बाजार, जब किसी वस्तु की पूर्ति बाजार में स्थिर रहती है तो उसे दैनिक बाजार या अति अल्पकालीन बाजार कहते हैं। इस प्रकार के बाजार में वस्तु की मांग बढ़ने या घटने से पूर्ति पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि मांग बढ़ने से मूल्य बढ़ता है और मांग घटने पर मूल्य घटता है। क्योंकि वस्तु की पूर्ति हमेशा इसमें स्थिर होती है और ऐसे बाजार में शीघ्र नष्ट होने वाले मतलब वैसी वस्तुएं आती हैं जो आसानी से बहुत ही जल्द खराब हो जाती हैं। तो वैसी ही वस्तुएं इसमें खरीदी और बेची जाती हैं। जैसे मछली का बाजार, अगर मछली को बाज़ार में प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में ही लाया जाता है और उतनी मात्रा लाई जाती है ताकि वो ख़त्म हो जाए, मतलब लोग उसे ख़रीद लें। किसी कारणवश यदि मछली की मांग बढ़ जाती है तो उनका मूल्य भी बढ़ जाता है और मांग में कमी होने से मूल्य कम हो जाता है। तो इस प्रकार के बाज़ार में हम लोग मोस्टली देखते हैं दूध, सब्जी, दही जैसे सामानों का क्रय विक्रय किया जाता है। उसके आते हैं सेकंड, अल्पकालीन बाजार। वैसे बाजार जिसमें मांग के अनुसार पूर्ति में थोड़ा परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि इसकी अवधि दैनिक या अल्पकालीन बाजार से अधिक होती है। तो अल्पकालीन बाजार में देखते हैं कि इसमें मांग बढ़े तो पूर्ति में थोड़ी वृद्धि की जा सकती है तथा मांग घटने पर पूर्ति में भी कमी की जा सकती है। लेकिन मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति में पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मांग बढ़ी है तो अचानक हम लोग पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साधन तो सीमित हैं, तो उसमें वक्त लगता है। तो इसे हम लोग अल्पकालीन बाजार के श्रेणी में रखते हैं। इस प्रकार मांग में परिवर्तन का थोड़ा बहुत प्रभाव पूर्ति और मूल्य दोनों पर पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं कि यदि बाजार में मछली की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए तो जो मछुआरे हैं अपने जाल इत्यादि उपकरणों में वृद्धि कर मछली की पूर्ति कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं, और इससे क्या होगा, मछली का मूल्य भी बढ़ जाएगा। और जो बढ़ा हुआ मूल्य है इसमें कुछ कम हो सकता है, क्योंकि मछली का जब उत्पादन अधिक होगा, पूर्ति अधिक होगा, तो लोग ऑब्वियसली उसकी दाम क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पूर्ति अधिक हो जाती है वहाँ पे मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दीर्घकालीन बाजार, वैसा बाजार जिसमें मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति में भी परिवर्तन किया जा सके, तो इस अवधि के बाजार को दीर्घकालीन बाजार कहते हैं। दीर्घकालीन बाजार की अवधि इतनी पर्याप्त होती है कि जिसके चलते मांग बढ़ने पर पूर्ति बढ़ाई जा सकती है और मांग घटने पर उसके अनुसार पूर्ति घटाई भी जा सकती है। दीर्घकालीन बाजार में मूल्य के निर्धारण में मांग की अपेक्षा पूर्ति का ही अधिक महत्व रहता है। तो दीर्घकालीन बाजार में मूल्य के निर्धारण में मांग की अपेक्षा पूर्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है अति दीर्घकालीन बाजार। अति दीर्घकालीन बाजार वह बाजार है जिसकी अवधि काफ़ी लंबी होती है तथा जिसके उपभोक्ता की मांग, रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन के अनुसार पूंजी के साधन आदि में परिवर्तन कर पूर्ति में पूर्ण रूप से परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर अति दीर्घकालीन बाजार में परिवर्तन करना है तो उपभोक्ता की मांग, रुचि, फैशन में परिवर्तन होगा, जिसके अनुसार से उत्पादक पूंजी, उत्पादन के साधन आदि में भी परिवर्तन करते हैं। अर्थात कोई उपभोक्ता अगर अपनी रुचि या अपनी मांग में परिवर्तन करता है तो उत्पादक उसी अनुसार से वस्तु का उत्पादन करते हैं। ये अति दीर्घकालीन बाजार में ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्ण बाजार और दूसरा अपूर्ण बाजार। पूर्ण बाजार क्या होता है? तो पूर्ण बाजार की परिभाषा देख लेते हैं। जिस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान होती है उसे हम लोग पूर्ण बाजार कहते हैं, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन चलता है यहाँ पे। इस तरह के बाजार को हम लोग पूर्ण बाजार कहते हैं।
पूर्ण बाजार के क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि कोई भी क्रेता या विक्रेता अपने प्रयास से मूल्य को प्रभावित ना कर सके। इसमें कोई भी क्रेता और विक्रेता है तो अपने वस्तु के मूल्य से किसी को भी प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसे बाजार में एक क्रेता या एक विक्रेता की वही स्थिति होती है जो जैसे समुद्र में अगर मान लीजिए समुद्र में एक बूंद पानी की होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की सबसे अधिक संख्या होती है। बाजार में वस्तुओं का मूल्य एक समान रहता है। वस्तु के गुण, रूप, वजन में भी समानता होती है। इसमें किसी प्रकार के अंतर नहीं होता है। उसके क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, यानी कि इसमें जो क्रेता हैं, बायर्स, सेलर्स, इनको बाजार की हर वस्तुओं का परफेक्ट नॉलेज होता है तथा उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग अपूर्ण बाजार। तो अपूर्ण बाजार में क्या है, इसकी परिभाषा, जिस बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है उसे अपूर्ण बाजार या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। इसको भी हम लोग समझ लेते हैं क्या है अपूर्ण बाजार। जैसा हम लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता को समझा, लेकिन वास्तविक जीवन में कोई भी बाजार में अगर हम लोग उदाहरण लें तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति नहीं पाई जाती है। इसका कारण यह है कि वास्तविक बाजार में जो क्रेता और विक्रेता की जो संख्या अत्यधिक नहीं होती है। वस्तु का मूल्य भी बाजार में एक समान नहीं होता। वस्तु के रूप, गुण, वजन, उसकी गुण सब में अंतर होती है। कोई भी वस्तु में समरूपता नहीं पाई जाती। क्रेता तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान भी नहीं होता तथा उन पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध भी लगे होते हैं। तो कोई भी विक्रेता या विक्रेता है तो उनको बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। उन पर बहुत सारे सरकारी प्रतिबंध भी लगे होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति हमेशा पाई जाती है और जिसमें बहुत सारे शर्तों का अभाव भी रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तों का कमी पाया जाता है उसे हम अपूर्ण बाजार कहते हैं। तो अपूर्ण बाजार को हम लोग कह सकते हैं कि वैसे बाजार जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तों की कमी हो, वैसे बाजार को हम लोग अपूर्ण बाजार कहते हैं। अपूर्ण बाजार को भी अगर हम इसके बारे में और विस्तार से जाने तो अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक ना होकर 1, 2, 5, 10, 20 हो सकती है। क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता तथा उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी होते हैं। वस्तु में एकरूपता नहीं पाई जाती। बाजार में किसी वस्तु का मूल्य अलग अलग होता है। सभी वस्तुओं का मूल्य बराबर नहीं होता। अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण नहीं होती है, तो चैम्बरलिन के अनुसार, तो यानी कि चैम्बरलिन ने क्या किया, कहा कि अपूर्ण बाजार जो है उसे हम लोग एकाधिकारी प्रतियोगिता भी कह सकते हैं और श्रीमती रॉबिन्सन ने इसे अपूर्ण प्रतियोगिता का नाम दिया है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला एकाधिकार, दूसरा द्वैधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार और चौथा एक क्रेताधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार, जब बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति केवल एक उत्पादक करता है तो उसे एकाधिकार बाजार कहते हैं। कॉमन सा छोटा सा इसका उदाहरण है, परिभाषा है। मतलब कोई भी बाजार लें आप, उसमें देखें कि कोई एक वस्तु की जो पूर्ति करने वाला व्यक्ति केवल एक ही होता है, उसे हम लोग एकाधिकार बाजार कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है आपका द्वैधिकार बाजार। इस बाजार में किसी भी वस्तु की पूर्ति के 2 उत्पादक होते हैं। यानी कि बाजार, जब हम लोग बाजार में देखते हैं कि कोई भी वस्तु है और उसको उस वस्तु की पूर्ति करने वाले जो उत्पादक हैं वो 2 होंगे। अल्पाधिकार, जब किसी वस्तु की पूर्ति के लिए 2 में से मतलब 2 या 2 से अधिक होंगे लेकिन उनकी संख्या कम संख्या में उत्पादक होते हैं, तो उसे हम लोग अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक होंगे पर उनकी संख्या कम होगी, वो वस्तु की पूर्ति करेंगे, उस तरह के बाजार को हम लोग अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। उसके बाद आते हैं एक क्रेताधिकार बाजार। जब किसी वस्तु को खरीदने वाला बाजार में एक ही क्रेता होता है तो उसे एक क्रेताधिकार कहते हैं। अब आगे एक क्रेताधिकार बाजार को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है द्विक्रेताधिकार बाजार और दूसरा है अल्प क्रेताधिकार बाजार और तीसरा एक क्रेताधिकार बाजार। फ्रेंड्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।